आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और अब से ठीक 1.5 घंटे बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। कितने दौर में चुनाव होने, ये सारी चीजें कुछ देर में हमारे सामने होंगी। बिल्कुल, देश भर से हमारे सहयोगी कम से कम इन 5 राज्यों से जरूर जुड़ेंगे। राजधानी दिल्ली से भी होंगे क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान होने वाला है। और जो हम सियासी बवंडर पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ महामारी की तीसरी लहर भी देश के सामने है। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में कितने चरणों में चुनाव होगा, इसकी घोषणा होगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि 6 से 8 चरणों में, पिछली बार 7 चरणों में यूपी में हुए थे, 6 से 8 चरणों में यूपी में हो सकता है। और इसमें कई चीजें हैं, कई बदलाव हैं जो नजर आएंगे। नए बूथ नजर आ सकते हैं, अतिरिक्त बूथ नजर आ सकते हैं। पंजाब में भी 3 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। इसी तरह मणिपुर में 2, उत्तराखंड और गोवा में एक फेज में चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने कोरोना की रफ्तार को देखते हुए पहले ही नियम सख्त करने के संकेत दे दिए। ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है बड़ी रैलियों पर, रोड शो पर इस बार प्रतिबंध लगे और पार्टियों को कहा जाए कि वो वर्चुअल रैली करें। अब इन गाइडलाइंस को पार्टियां कैसे मानती हैं, चुनाव आयोग कैसे सुनिश्चित करेगा? बूथ की संख्या बढ़ाने की भी बात है ताकि बूथ पर भीड़ ना लगे वोटिंग वाले दिन। तो बस कुछ देर बाद यानी दोपहर 3:30 बजे इसकी घोषणा होगी और उससे पहले की जो सरगर्मियां हैं वो सब हम आपको दिखा रहे हैं। ये रैलियां हैं और ये आम है। कहीं भी किसी भी नेता की ताकत का, लोकप्रियता का अंदाजा लगाना है अगर, तो वहां पर जुटी हुई भीड़ की तरफ एक नजर देखना होता है। लेकिन क्या नेता बिना रैलियों में भीड़ जुटाए प्रचार का कोई दूसरा विकल्प अपनाने के लिए तैयार होंगे? क्या ये भीड़ घरों से बाहर नहीं, घरों के अंदर रहकर उस प्रचार को सुन पाएगी? ये सारी चीजें अब से कुछ देर में साफ होंगी क्योंकि चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के साथ भी बैठकें की हैं, अलग अलग राज्यों के साथ बैठकें की। हालांकि जब लखनऊ पहुंची चुनाव आयोग की टीम तो तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि तय वक्त पर ही आप लोग चुनाव कराइए, लेकिन रैलियों को लेकर सबकी चुप्पी रही। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने यूपी में फैसला लिया था। आपको बता दें 1.5 घंटे बाद विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिखाइए उनका चेहरा, उनके पास भी चलेंगे। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सत्येंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिरोजपुर से और अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, कुछ ही देर पहले हम लोगों ने सबकी आवाजें, आज चुनावी तारीखों के ऐलान के पहले जैसे होड़ मच गई है। हर राजनीतिक पार्टी का बड़ा नेता सामने आकर या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है या इंटरव्यू दे रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लैपटॉप मैं दूंगा, ये सरकार तो बुरी तरह से फेल हो गई है। दूसरी तरफ योगी कह रहे थे कि कोविड में सबसे अच्छा प्रबंधन हमने किया और इसी के साथ अपने सरकार के काम गिना रहे थे। वहीं सतीश चंद्र मिश्र कह रहे थे कि सर्जन हिताय सर्जन सुखाय का ही नकल करके बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। तो जंग छिड़ चुकी है। अभिषेक, चलिए, लगता है संपर्क उनसे नहीं हो पाया। अशोक सिंघल, तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं। पिछली बार जब आज तक पे आपसे बात हुई तब तक राजनीतिक पार्टियों के बयान नहीं थे, लेकिन अब सब ताल ठोक रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब थोड़े समय के बाद ही चुनावी तारीखों की घोषणा हो जाएगी और ये पहली बार नहीं कि आज ही, पिछले कई दिनों से अगर देखा जाए चुनावी माहौल काफी गर्म है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या 3 राज्यों में चुनाव होने, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां रैली कर रही है, रोड शो कर रहे हैं, चाहे बीजेपी के हो या बाकी पार्टियों के नेता हो। लेकिन आज क्योंकि मौका है, आज आधिकारिक तौर से तारीखें सामने आ जाएंगी, कब कब किस फेज में चुनाव होगा, कहाँ का होगा और किस तरह से गाइडलाइन जाएगी चुनाव आयोग की। तो आज देखते हुए खासतौर से यूपी में, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा राज्य है, अहम राज्य है चुनाव की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो यूपी के मुख्यमंत्री और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव ने और योगी आदित्यनाथ भी बोले। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वो उपयोगी नहीं है और उन्होंने सिर्फ नाम बदलने की राजनीति की योगी ने अखिलेश ने कहा, जबकि उन्होंने कहा कि उन्होंने आतंकवादियों को छुड़वाया तो सर्वियों के साथ। ये राजनीति पिछले काफी समय से चलते, लेकिन आज के बाद बहुत और ज्यादा अग्रेसिव होने, अंजना और ज्यादा गरमाएगा चुनावी स्थिति अगर देखा जाए। और अगले कुछ दिनों में कैंडिडेट की लिस्ट भी आ जाएगी, कुछ ने पहले घोषित कर दिया कुछ राज्यों में, कुछ पार्टियों ने। लेकिन अब आज के बाद कोई बचा नहीं है। हालांकि सब पार्टियों को पता था कि 1-2 दिन में चुनावों की घोषणा होने वाली है, सबको पता था होगा। लेकिन आज ऑफिशियली
घोषणा होने के बाद तमाम पार्टियां अपनी रणनीति नए सिरे से बनाएंगी और ज्यादा। पर अभिषेक एक तरफ होती है गाइडलाइंस और एक तरफ होते हैं नियम। निर्देश और नियम के बीच जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बात मानेंगी, कितनी मानेंगी, कार्यकर्ता बात मानेंगे, कितने मानेंगे, ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। राजनीतिक पार्टियां किस चीज के, हालांकि हमने देखा है कि अपना दल से लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, सबने छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक अपनी तरफ से कई आयोजनों को कैंसिल किया है, लेकिन यह सफल तभी होगा जब सभी राजनीतिक पार्टियां वाकई सोचेंगी कि हां रैलियां नहीं करनी है। बिल्कुल श्वेता, लेकिन एक चीज और है कि क्या, जो आपने सवाल किया कि क्या पार्टियां मानेंगी, आप देख लीजिए तमाम बड़े कार्यक्रम कैंसिल हो चुके थे। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कैंसिल हो गया था, अमित शाह का कार्यक्रम एक तरीके से कैंसिल था, लेकिन आज भी जो दूसरे नेताओं के कार्यक्रम हैं वो अनवरत जारी हैं। डिप्टी सीएम अलग अलग जगहों पर हैं, कई जगहों पे कार्यक्रम हुए। तो ये देखना होगा कि जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन आती है वो कितनी सख्त है, क्या वो पार्शियली अलाउ करते हैं, क्या वो पूरी तरीके से रोक देते हैं। तमाम नजरें और निगाहें इस बात पर रहेंगी श्वेता कि आज जिस तरीके से चुनाव का ऐलान होता है तो कितने फेजेस में होता है और कोरोना गाइडलाइंस का किस तरीके से पालन करवाने की कोशिश करता है चुनाव आयोग। इन दो चीज़ों पर सबकी नज़र और निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि जो दल हैं या जो नेता हैं उनकी भी नज़रें इस बात पर हैं कि आखिर जो चुनाव आयोग है वो उन्हें कितना अलाउ करता है। जिस तरीके से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में कल 4000 के आंकड़े आए थे और खासकर पश्चिमी यूपी के कई शहरों में 500, 700 ऐसे आंकड़े आ रहे हैं। तो आने वाले कुछ हफ्तों में ये कहां तक जाएगा, पीक कब होगा, बहुत सारी बातों का इंतजार रहेगा आज के इस चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन एक बात मानकर चलिए कि जब चुनाव की रणभेरी बज जाएगी तब सड़कों पर रोक लेना, चुनाव से नेताओं को रोक लेना, जो लोग चुनाव में पूरी तरीके से खुद को झोंक देंगे उन्हें रोक लेना बेहद ही मुश्किल होगा। अब देखना यह भी है कि कितने चरण में चुनाव होते हैं और किस इलाके से ये चुनाव शुरू होते हैं। बिल्कुल अभिषेक, और यही वो जो दूरी है, फासला है। आप दिशा निर्देश दे देते हैं, बड़ी रैलियों पर रोक, लेकिन संख्या कैसे तय होगा, कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। रोड शो, लगातार भीड़ होती है और यही वो तरीके होते हैं जो इधर उधर के रास्ते खोज लिए जाते हैं इन पैमानों को तोड़ने के लिए। चाहे नफरत वाली भाषा के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग का हो, लेकिन अनुशासनात्मक, जिसको प्यूनिटिव एक्शन कहते हैं, वो बहुत नहीं हो पाता। तो तमाम राजनीतिक पार्टियां सोचती हैं क्यों रिस्क मोल लें, पूरी ताकत झोंको। हमारे साथ सतेन भी बने हुए हैं, हमारे साथ कई खास मेहमान अन्य हमारे साथ संजय कुमार जी भी जुड़ेंगे जो कि सीएसडीएस की तरफ से आंकड़ों को भी देखते हैं, उस नजरिए से भी उनसे बात करेंगे, कितने फेजेस में चुनाव होगा, कैसे सुनिश्चित होगा। हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सतेन, ये देखिए आज चुनावी तारीखों का ऐलान होना है, वहां बवाल छिड़ चुका है। आम आदमी पार्टी के पार्षद धरने पर बैठ गए हैं क्योंकि बीजेपी की मेयर चुन गई है चंडीगढ़ में। यानी जो हम फिरोजपुर से लेकर चंडीगढ़, हर जगह हंगामे का पूरा सबब दिख रहा है चुनाव तक। जी देखिए, बिल्कुल एक तरफ जहां मैं खड़ा हूं फिरोजपुर है और कड़ाके की ठंड है, यहाँ पर पारा लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन जैसे ही चुनावों की तारीख का ऐलान हो रहा है, राजनीतिक गर्मजोशी बढ़ती जा रही है, गर्माहट बढ़ती जा रही है। अभी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चल ही रहा था कि अब आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा भी हो गया है। तो कुल मिलाकर अब जैसे जैसे चुनावों की तारीख का ऐलान होगा वैसे वैसे मौसम भी बदलेगा। हालांकि कोरोना की महामारी है, कोरोना की महामारी के अलावा भी बात करें तो पुलिस और प्रशासन के लिए भी पंजाब में इन चुनावों को शांतिपूर्वक कराना कहीं ना कहीं एक चैलेंज है। पिछले विधानसभा चुनावों की बात आपको याद होगी कि पिछले विधानसभा चुनावों में भटिंडा में धमाका हुआ था और उसमें कई लोगों की जान गई थी, वो एक जनसभा के दौरान हुआ था। और अब की बात करें तो विधानसभा चुनावों से पहले लुधियाना में कोर्ट में ब्लास्ट हुआ है और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यहीं से मोगा से पुलिस ने एक शख्स को कल गिरफ्तार किया है जिसके पास से हैंड ग्रेनेड, हथियार, पिस्टल, मैगजीन सब कुछ बरामद हुआ है। क्योंकि पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब का 550 किलोमीटर इलाका ऐसा है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ लगता है और आईएसआई लगातार जिस तरीके से पिछले दिनों में लगातार घुसपैठ पंजाब में कर रही है, तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरीके से शांतिपूर्वक चुनाव यहां पर कराए जा सकें। दूसरा, ये चुनाव पहली बार अगर हो रहा है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अब की बार पंजाब में 2 या 3 फेसेज में
विधानसभा का चुनाव हो सकता है। तो ये भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल ये तीनों ही छोटे छोटे राज्य हैं और यहाँ पर एक ही फेस में इससे पहले चुनाव होते आए हैं। तो कुल मिलाकर राजनीतिक माहौल एक तरफ गर्माता जा रहा है, तो नए नए प्रयोग इन चुनावों में देखने को मिलेंगे। और पहली बार आप पंजाब का माहौल भी देखिए कि किस तरीके से प्रयोग तो देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन सत्येंद्र देखिए, जब पहली लहर हुई उसके बाद हमने देखा बिहार में चुनाव होते हुए, दूसरी लहर, तब बंगाल का चुनाव, और अब ये तीसरी लहर की बात है और बहुत संजीदा समय है इस समय। चित्रा, यूपी में आप हैं, जिस तरह से हम पंचायत चुनावों में उत्तर प्रदेश के अनुभव को देखते आए हैं, लोग भी भुक्तभोगी रहे, बहुत सारे लोग सामने आए, उन्होंने कहा कि हाँ, पंचायत चुनावों की वजह से ये जो दूसरी लहर थी उस समय हमने काफी गंवाया है। लोग समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं, कार्यकर्ता समझ रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं तक पहुंचना होगा इस बात को। बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने। देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती भी है, सरकार के सामने भी है और चुनाव आयोग के सामने भी है, क्योंकि हम सब ने देखा था, चाहे वो पहली लहर हो कोरोना की या फिर दूसरी लहर जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है इस देश को, इसीलिए एक बड़ा सबक उससे सीखना होगा। यकीनन चुनाव आयोग की स्वास्थ्य सचिव के साथ जो बड़ी बैठक हुई थी उसमें इस बारे में पूरी जानकारी ली गई होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कैसे अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव बिहार में हुए थे साल 2020 में, जिसका आप जिक्र कर रही थी। आप भी खुद श्वेता वहां पर थी, अंजना भी वहां पर थी। इसके अलावा हम बात करें पश्चिम बंगाल की, जब हम सब ने देखा था अप्रैल में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बड़ी सभा होनी थी वहां पर कोरोना के कारण उनको रद्द करनी पड़ गई थी। इसी वजह से ये तमाम सबक हैं जिससे सीखकर हमें आगे बढ़ना होगा। थोड़ी देर के बाद जब चुनाव आयोग इस बारे में ऐलान करेगा तभी स्थिति साफ हो पाएगी, लेकिन जो बड़े मुद्दे होंगे, चूंकि तकरीबन 2 महीने मुझे लगता है संपर्क टूट गया। चलिए, इससे पहले कि हम बातचीत करें तमाम सहयोगियों से, कई पत्रकार भी हमारे साथ वरिष्ठ जुड़ेंगे। संजय कुमार जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्रभु चावला हमारे साथ जुड़ेंगे, विजय त्रिवेदी जुड़ेंगे, हमारे साथ अग्निहोत्री साहब भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको जरा सुना देते हैं। आज चुनावी तारीखों का ऐलान होना था और उसके पहले धड़ाधड़ एक के बाद एक सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हाहाकार है विपक्ष में और इस बार फिर उन्हीं की सरकार बनेगी, तो अखिलेश यादव उनको घेर रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्र कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास तक नारा मोदी सरकार को भी घेर रहे थे वो इसी बहाने। आइए आपको सुना देते हैं क्या कहा है योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने चुनावी तारीखों के ऐलान के दिन। देखिए, विपक्ष की अपनी सोच है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले कोई नौकरी निकलती थी तो उस नौकरी के लिए परिवार में विवाद होता था कि इसकी वसूली कौन करेगा। चाचा भतीजे में विवाद का कारण यही था, भाई बहन में विवाद का कारण ही यही है। अभी सत्ता से कोसों दूर है, लेकिन अभी से उनके यहां बोली लगनी प्रारंभ हो गई होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी झूठ बोलते हैं। अभी तक जो बड़े आयोजन किए उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी हुए स्टेडियम में ही किया। और मुझे याद है कि ग्रीन पार्क का एक अपना इतिहास रहा है, क्रिकेट के तमाम वहां पर इंटरनेशनल मैचेस होते थे। एक समय ऐसा आया कि वहां पर इंटरनेशनल मैचेस होना बंद हो गए। उन्हें इंटरनेशनल मैच अगर किसी ने कराए तो समाजवादी सरकार की देन है। और साथ ही साथ लखनऊ में भी वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम मिला है क्रिकेट का और इसके साथ साथ तमाम और स्पोर्ट्स का भी। और मुझे वो दिन भी याद है जब हॉकी का जो हमारे भारतीय हमारा हॉकी अपना खेल है और उसका वर्ल्ड कप होना था, उसके लिए संसाधन जुटाने थे। और संसाधन जुटाने के साथ साथ समय के हिसाब से एस्ट्रोटर्फ, लाइट और चीजें बदलनी थी। पहले वहां ग्रीन एस्ट्रोटर्फ था, क्योंकि आजकल जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो ये है कि वो ब्लू एस्ट्रोटर्फ होंगे। आइए आपको लिए चलते हैं, कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रभु चावला जी जुड़ रहे हैं जो कि एडिटोरियल कंसल्टेंट है टीवी टुडे के। संजय कुमार जी हमारे साथ सीएसडीएस की तरफ से सिफोलॉजिस्ट जुड़ रहे हैं जो कि डायरेक्टर है सीएसडीएस के। चित्रा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, हमारे अन्य सहयोगी भी बने हुए हैं। प्रभु चावला जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर देश के सामने है, दूसरी तरफ आज 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान, उसमें भी उत्तर प्रदेश माना जा रहा है 6 से 8 चरण, बड़ी चुनौती होगी। और रैलियों को लेकर किस तरह की सख्ती चुनाव आयोग, क्योंकि वो दिशा निर्देश दे भी देते हैं तो पार्टियां उसको तोड़ेंगी,
ऐसी आशंका जाहिर की जा सकती है। प्यूनिटिव एक्शन क्या हो सकता है? बहुत सारी बातों का आज चुनाव आयोग को एक तरह से रोड मैप दिखाना होगा। ये आपकी बात ठीक है अंजना जी कि प्यूनिटिव एक्शन क्या हो सकता है। एक्शन तब होगा जब आपके विल टू प्यूनिटिव एक्शन हो। ये इलेक्शन कमीशन के बाद अगर विल पावर तो है पर विल भी होनी चाहिए। अब ये दिखाई देता कि इलेक्शन कमीशन पिछले कुछ सालों से 10-15 सालों से प्यूनिटिव एक्शन क्या टूथलेस टाइगर की तरह है। धमकियां तो देता है, कभी कभी वार्निंग भी दे देता है। आपने देखा होगा कितने नोटिस दिए उन्होंने पिछले 10-25 दिन चुनाव के अंदर। हर एक को नोटिस दिया, हर एक पार्टी के नेता को नोटिस दिया वायलेशन के लिए, परंतु कोई डिस्क्वालिफिकेशन किसी का नहीं हुआ। तो एक धमकी देना, जिस लीडर की धमकी जिसको कहते हैं होता है, इलेक्शन कमीशन का ऊपर आज साफ खड़ी हुई है, उनकी वो दांव पर लगी हुई है। इलेक्शन कमीशन की वजह से वेस्ट बंगाल के अंदर बाकी जो चुनाव हुए थे वहां पर केसेस काफी बढ़े थे। फिर रैली न करना, इसके ऊपर बैन लगाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। और सारे बीजेपी के नेता और हर पार्टी के नेता कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट के बाद डिसाइड करता है कि किस तरह कंडक्ट होगा। अगर उस कंडक्ट के अंदर वो फैसला ये करते हैं कि आप केवल आप वर्चुअल मीडिया की तरह करेंगे तो क्यों प्रॉब्लम क्या उसके साथ? टीवी टाइम उनको मिलता है, उनके पास टीवी चैनल अपने भी हैं सबके पास, उनके पास यूट्यूब चैनल भी सबके पास है, मेंबरशिप है, आप खरीद भी सकते हैं मेंबरशिप के ऊपर। तो मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने ये है कि वो कितना इंडिपेंडेंट है और जनता की चिंता उसको कितनी है और राजनीतिक नेताओं की चिंता कितनी है। ये बैलेंस बनाना होगा, क्योंकि मजा आता है पॉलिटिशियन को, भीड़ दिखाई देता तो अपने आप शुरू हो जाते हैं। परंतु क्या हिंदुस्तान के अंदर जब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, क्या भारतीय पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंपेन करने का तरीका उसका बदल नहीं सकती? अगर 2013 के अंदर मोदी जी ने स्क्रीन लगा करके सारे देश के अंदर एकदम कैंपेन किया था, वैसा कैंपेन अभी भी हो सकता है। वो क्यों नहीं हो रहा? इसलिए टेक्नोलॉजी का यूज करके इलेक्शन कमीशन को इंसिस्ट करना चाहिए कि घरों में बैठ करके लोग देखेंगे, अपने आप चैनल को आप लाइव करिए जैसे भी करना चाहते हैं। तो कोरोना से अगर निपटना है तो क्या कोरोना को टैकल करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, थोड़ी देर के लिए आपको रोक रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि रैलियों की बात हम कर रहे हैं और उसके बीच उस इनोवेशन की बात भी कर रहे हैं। तो जरा प्रियंका वाड्रा, जो कि इस समय लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, एक पूरा उनका एक मुहिम जो उनकी छिड़ी हुई है, उसमें वो संबोधित कर रही हैं अपने दफ्तर से। महिलाएं लड़ रही हैं, उस लड़की की माता लड़ रही है, या उसकी बहन लड़ रही है, या उसकी भाभी लड़ रही है। सबसे वोकल कौन थी? महिला। तो मेरे मन में ये भावना है कि ये जो महिलाएं हैं जिनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतना सह रही है, लेकिन ये कुछ कह रही हैं हमें। ये कह रही हैं कि हम अब सहना नहीं चाहते, हम अपने हकों के लिए लड़ेंगे। तो वो जो भावना है उसी से इंस्पायर्ड एक्चुअली ये हमारा स्लोगन है। और जब हम महिला की अपनी पर्सनल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ये है कि अब अंदर से हमें समझना है कि कुछ भी हो जाए, हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम अपने लिए खड़े हो सकते हैं। और अगर हम सब महिलाएं ये समझ लें, एकजुट हो जाएं, तो एक इतना बड़ा फोर्स बनेगा कि हम समाज को, राजनीति को, अपने भविष्य को खुद बदल पाएंगे। तो आई थिंक, सॉरी आई आंसर्ड इन हिंदी, आई फॉरगॉट कि आपने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा था। एक और इंग्लिश का क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ। As of now, majority of the current leaders are male, even in Congress party. Wouldn't the 40% reservation of seats be too progressive an approach considering this status quo? Look, if you have to bring about change, you have to take a very strong step. I actually was in favor of 50%. And after discussion, I thought, okay, let's start with 40 and we'll go up to 50. We'll see how this goes. I don't think it's too progressive a step. I think it is the step whose time has come. It is time now for women to stand up, to understand we are 50%. Actually, 40% is not enough. 50 is the right percentage. So I feel very strongly about that. Okay, आप यूपी में बहुत सी पीड़ित लड़कियों के घर जाती हैं, परिवार का दुख बांटती हैं। एक महिला होकर आप इस तरह के अत्याचार के बारे में क्या सोचती हैं? आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने अभी आंसर कर ही लिया। मैंने जो चीज़ें देखी हैं इन लड़कियों के परिवारों में जाकर, वो मैं रिपीट भी नहीं कर सकती कि कितनी पेनफुल, कितनी दुखद परिस्थितियों।
कोई भी चीज बदल जाती है ना, उसके बाद बड़ा अजीब सा लगता है अंजना। मतलब अगर एक नेता संवाद भी कर रहा है तो आप कैसे आंकेंगे कि सामने से रिस्पांस उतना ही मिल रहा है। तो ये कठिन चीज है वोटरों के लिए भी और नेताओं के लिए भी। पर एक डिजिटल रेस जरूर छिड़ेगी। हाँ। कि हमारे में इतने व्यूअर्स थे, हमारे में इतने व्यूज हुए। खैर, इन सब पर नजर रहेगी। संजय कुमार जी भी बने हुए हैं हमारे साथ और प्रभु चावला जी भी, चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी भी हमारे साथ बनी हुई। चलो ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। याद रखिए, अब से कुछ ही देर बाद ठीक 3:30 बजे चुनाव आयोग चुनावी तारीखों का ऐलान करेगा 5 राज्यों के लिए। हम लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। आज तक के बेमिसाल